नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। व्यापारी का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विकास भवन से दिव्यांगजनों ने जोश के साथ मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर के आमरण अनशन का छात्रों ने किया समर्थन, रखा सामूहिक उपवास। और महिला स्वच्छता जागरूकता के तहत नासिरपुर क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों में सैनिटरी पैड का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। व्यापारी का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना लक्सा पुलिस टीम व एसओजी सर्विलांस की टीम कमिश्नरेट वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा व्यापारी का अपहरण कर हत्या करने वाले अभियुक्त चंद्रिकाराम को गिरफ्तार कर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेत के नेतृत्व में थाना लक्सा व एसओजी संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना लक्सा कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त चंद्रिकाराम को थाना क्षेत्र लंका में विश्व सुंदरी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बीते 8 मई को जावेद अहमद द्वारा सूचना दी गई कि उनके बड़े भाई 7 मई की शाम 4:30 बजे अपनी हीरो स्प्लेंडर से नई सड़क स्थित दुकान के माल के सिलसिले में पड़ाव गए थे। काफी विलंब होने के बाद वापस नहीं आने की सूचना पर थाना लक्सा पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। उच्चाधिकारीगणों के आदेश के क्रम में थाना लक्सा पुलिस टीम व एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से मुकदमे का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त चंद्रिकाराम को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा जिसकी निशानदेही पर कटेसर पड़ाव रामनगर रोड सीमेंट गोदाम पहुंचे तो जहां पर अपहृत की हत्या की थी तथा अभियुक्त की निशानदेही पर अपहृत के शरीर के हिस्से विश्व सुंदरी पुल के पास झाड़ी से व धड़ रायपुरिया नारायणपुर डिवाइडर हाजीपट्टी के बगल नाली से बरामद किया गया। सर को गंगा नदी में फेंक दिए जाने के कारण बरामद नहीं हो सका, जिसके लिए प्रयास जारी है। 7 तारीख को थाना लक्सा में सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ पे एक प्लास्टिक के व्यापारी हैं, प्लास्टिक काम करते हैं, डाबर वेग। वो काफ़ी समय से व्यापार के सिलसिले में थाना रामनगर में पड़ाव क्षेत्र में गए थे और वो लौटे नहीं थे। तो उनके छोटे भाई ने शिकायत की थी, तो उसी के लिए गुमशुदगी लिखी गई थी थाना में और बाद में सुसंगत धाराओं में FIR वहाँ पर दर्ज की गई थी। उसमें जो मुख्य अभियुक्त जो पाए गए थे उसमें हाजी बबलू और चंद्रिका। तो स्टार्टिंग से पुलिस को शक था, उसमें जो लोकल पुलिस है और एसओजी उसमें लगी हुई थी, उसी में सफलता मिली है। जो उसमें एक अभी जो था बबलू हाजी, उसने खुद को जो है शूट कर लिया था और जो उसमें दूसरे अभियुक्त हैं चंद्रिका, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। इनका मूलतः झगड़ा पैसे को लेन देन को लेकर था और वहाँ एक लोकल एक गोडाउन बना हुआ है, वहीं पर पैसे के लेन देन के झगड़े में उनको रॉड से मारा गया और बाद में उसे उनके हिस्से बॉडी के 3 हिस्से किए गए, अलग अलग। सर को अलग रखा गया, अपर बॉडी और लोअर बॉडी को अलग रखा गया। चंद्रिका जो उसमें मेन अभियुक्त हैं, जो मूलतः भभुआ कैमूर बिहार के रहने वाले हैं, उनकी निशानदेही पे उनका जो बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। उनको जेल भेज के जो मेन जो वेपन उन्होंने इस्तेमाल किया था काटने के लिए और सिर, उसकी बरामदगी में उनका PCR लिया जाएगा। बबलू हाजी जो हैं वो क्या, उनको क्या लगा था कि उन्होंने फाइट कर लिया कि पुलिस उनको अप्रोच कर रही थी, पहुँच रही थी क्या? स्टार्टिंग से ही जैसा आप पुलिस ने जो है तमाम एविडेंस जो है डिजिटल एविडेंस और CDR वगैरह जब उनका लिया गया तो लास्ट में उनसे बातचीत इनकी थी, तो पूछताछ के उनको बुलाया गया था। तो उन्हें ये लग गया था कि वो इसमें उनका पुलिस ने जल्दी अरेस्ट करेगी, तो इसी डर की वजह से उन्होंने खुद को गोली मार ली। बबलू हाजी के कहने पे उनके जो काम करने वाले हैं उन्होंने वो काटा या इस तरह से घटना का अंजाम दिया? बबलू हाजी के लिए ही चंद्रिका उनका पहले नौकर था, उनके लिए काम करा करता है। इसमें बबलू हाजी ने उनको 2.5 लाख रुपए देने की बात की थी, इसीलिए उन्होंने एक पूरा प्लान
करके जो है उनको मारा है और जिस वेपन से मारा है उसकी बरामदगी के लिए इनका हम पीस कर रहे हैं। पैसों के लेन देन में बात सामने आई कि क्या कुछ था कि कितने पैसों के लेन देन था या क्या कुछ सामने आई? पूछताछ में ये सामने आया है कि जो इसमें अभियुक्त था बबलू हाजी, उसने कहा था कि जो आप प्लास्टिक का कारोबार करते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो उनको सस्ते में दिला देंगे। अब तक यही पूछताछ में आया है। और पहली घटना है इनका जो आपराधिक इतिहास है वो हम खंगाल रहे हैं। अभी तक पूछताछ में यही आया है कि वो सस्ते में दिलाने की बात कर रहे थे और उस दिन वो पैसे लेके नहीं गए थे। इसी बात को लेकर नाराज़गी थी, इसी में जो है उन्होंने उनको रॉड से मार दिया। पकड़ने वाली टीम को क्या अब जो टीम है आपकी एसओजी के लोकल थाना की, उनके प्रोत्साहन के लिए 20,000 का इसमें नगद उनको इनाम दिया जाएगा। विकास भवन से दिव्यांगजनों ने जोश के साथ मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव की प्रक्रिया वाराणसी में होगी। चुनाव के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रयास चल रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के विकास भवन से दिव्यांग मतदाताओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर समाज के अन्य वर्गों को संदेश दिया कि जब दिव्यांग मतदान के प्रति इतने जागरूक हैं तो अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक होना चाहिए और चुनाव के इस लोक पर्व में 100% मतदान करना चाहिए। इस अवसर पर जिला दिव्यांग अधिकारी रामप्रकाश ने कहा कि एक सकारात्मक संदेश देने के लिए दिव्यांगजनों का ये प्रयास काफी सराहनीय है। दिव्यांगजन विधानसभावार भी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। रैली विकास भवन से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः विकास भवन पर आकर समाप्त हुई, जिसमें काफी संख्या में दिव्यांगजनों ने भाग लिया। इस रैली का उद्देश्य है कि दिव्यांग जो मतदाता हैं वो हमारे जागरूक हों और 1 जून को अधिक से अधिक मतदान करें। तो इसीलिए एक सिंबॉलिक रूप में हम लोगों ने यहाँ से विकास भवन से दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकाली है और ये आपके जेपी मेहता होते हुए ऐसे फिर वापस कचहरी से यहाँ पे आ जाएगी विकास भवन पे। और हमारे यहाँ पे जो विधानसभा वार भी हैं दिव्यांग मतदाता इकान नियुक्त किए गए हैं, वो जो अपने अपने विधानसभा में भी डेली मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं दिव्यांगों को अधिक से अधिक वोट करने के संबंध में। और वो एक टोली भी बना करके अपना घूम रहे हैं, जिससे वो प्रेरित कर रहे हैं दिव्यांग मतदाताओं को कि 1 जून को अधिक से अधिक वो जा करके मतदान करें। और हम ये दिव्यांग इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहता है जागरूक करके अधिक से अधिक मतदान कर सकता है तो सकलांग भी अधिक से अधिक मतदान कर सकते हैं। तो ये एक दोनों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा और ये हमारा ये है कि जो चुनाव आयोग का है कि अधिक से अधिक मतदान हो, उसके संबंध में एक हम लोगों का एक प्रयास है मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से दिव्यांगों के लिए। कहाँ लोग इसका मतदान कर रहे हैं? क्या किस क्षेत्र में ये लोग जाएंगे? ये लोग तो जैसे अब ये शहर में निकल गया, बाकी जो हर विधानसभा और पिंडरा विधानसभा, नजगरा विधानसभा, सेवापुरी विधानसभा, हर विधानसभा वार हमारे मतदाता दिव्यांग मतदाता इकान नियुक्त हैं, तो वो अपने विधानसभा वार भी रैली निकाल रहे हैं। और बाकी जो हमारी संस्थाएं हैं जो विभाग से रजिस्टर्ड हैं वो भी अपनी मतदाता जागरूकता रैली निकाल रही हैं। सर, अगर बात की जाए तो जो निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइन है 85 वर्ष से अधिक या दिव्यांग लोगों को आप लोग पोलिंग बूथ तक कैसे पहुँचाएंगे? 85 वर्ष से अधिक और जो दिव्यांग मतदाता है जो देने में अक्षम है तो उनके लिए चुनाव आयोग का निर्देश है कि 12D फॉर्म भरवाया जाए। 12D फॉर्म भरवा करके उनको घर पे ही मतदान कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो जो लोग भी देना चाहते थे उन लोगों को 12D फॉर्म भरवाया गया। अधिक से अधिक लोगों को BLO के माध्यम से सारे BLO को सूचित किया गया था और सारे दिव्यांगों को फ़ोन भी किया गया है विभाग की तरफ से, कंट्रोल रूम से, विकास भवन से सबको गया कि वो 12D फॉर्म भरें और 1 तारीख को अधिक से अधिक लोग मतदान करें। कितनी संख्या होगी सर दिव्यांगों की? यहाँ पे 31,149 है पूरा टोटल दिव्यांग मतदाता है। जो बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर के आमरण अनशन का समर्थन करते हुए छात्रों ने सामूहिक उपवास रखा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर के 7वें दिन के आमरण अनशन के समर्थन में और सरसुंदरलाल चिकित्सालय के MS डॉक्टर के गुप्ता के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र 1 दिवसीय सामूहिक उपवास पर रखकर अपना रोष व्यक्त किया। बता दें कि सरसुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता के विरोध में अभी
कुछ दिन पूर्व ही छात्रों द्वारा एक विशाल विरोध जुलूस निकाला गया था। वहीं छात्रों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि चिकित्सा अधीक्षक एक अपराधी प्रवृत्ति के डॉक्टर हैं, जिनके ऊपर सरसुंदरलाल चिकित्सालय में कई आपराधिक आरोप लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से महामना की बगिया से हटा देना चाहिए। छात्रों ने मांग की है कि चिकित्सा अधीक्षक को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे छात्रों से बात करने पर उन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब हम लोग भी डॉक्टर ओम शंकर के साथ अनिश्चितकालीन सामूहिक उपवास करेंगे। इस दौरान शुभम यादव, अजीत यादव, रोहित राणा, सुमन, विशाल, गौरव, अभिषेक यादव, गुरुशरण इत्यादि छात्रों ने सामूहिक उपवास रखा। है डॉक्टर ओम शंकर सर की मांगों के समर्थन में। जैसा कि आप सभी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप सभी को भी पता भी है कि सर लगातार पिछले 7 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांगें हैं कुछ जो हृदय विभाग में 91 बेड जो उनको आवंटित किए गए थे वो उनको दिए जाएँ, उनको खोला जाए, जिससे मरीजों की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकें। और उसके बाद जो भ्रष्टाचारी MS हैं चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता सर, उनको निलंबित किया जाए और विश्वविद्यालय में जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उस पर रोक लगे और विश्वविद्यालय की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको संरक्षित किया जाए तथा महामना मालवीय के मूल्यों को बचाया जा सके। 7 दिन से डॉक्टर साहब आमरण अनशन पे हैं। अभी तक कोई विश्वविद्यालय के जो हेड हैं वो लोग बात नहीं की। क्या आपके एक दिवसीय आमरण अनशन पे कुछ ऐसी लग रहा है कि कार्रवाई होगी? सर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जितने जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन सर की मांगों को मांग लेगा उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी परसों हम लोगों ने मार्च किया था और भारी संख्या में लोग थे। उसके बाद कल ट्विटर ट्रेंड चला है जिससे देश भर में इस माहौल गया है और इस बात पे चर्चा हुई है राइट टू हेल्थ की, राइट टू एजुकेशन की और सर की मांगों को लेकर। और आज भी जैसे हम लोग यहाँ पे सामूहिक उपवास पर बैठे हैं, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन आगे सर की मांगों को नहीं मानता है तो विश्वविद्यालय के छात्र आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अभी ये जो आपका आमरण अनशन है ये एक दिवसीय रहेगा या अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई BHU प्रशासन की तरफ तो ये आगे भी रहेगा? सर ये आज एक उनको चेतावनी के तरीके से एक सामूहिक उपवास किया गया है। आज ये 1 दिवसीय उपवास है जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और अगर इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन सर की मांगों को नहीं मांगता है तो फिर हम लोग लगातार आमरण अनशन करने के लिए और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सर की मांगों को रखेंगे। और जब तक सर की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम लोग लगातार लगे रहेंगे। आज कितनी की संख्या में लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं? आज लगभग 15-16 की संख्या में यहाँ पर हम लोग उपवास में बैठे हुए हैं। आपके किस प्रकार के आमरण उपवास पे आप लोग बैठे हैं? आज ओम शंकर सर के समर्थन में हम लोग सामूहिक उपवास पे बैठे हैं। और सबसे पहले तो हम अपने गुरुजी का धन्यवाद करना चाहेंगे और गुरुजी को सादर प्रणाम करना चाहेंगे, इसलिए कि आज जो दौर है कि जहाँ अच्छे प्रोफेसर इस सत्ता के सामने और इस कुलपति के सामने, इस भ्रष्टाचारी कुलपति के सामने जहाँ चरण बंदन कर रहे हैं, जहाँ लेट जा रहे हैं, उस दौर में भी सर अगर गरीबों के हक के लिए और गरीबों की आवाज़ बन करके अगर बैठे हैं तो सबसे पहले हम उस गुरुजी को धन्यवाद करेंगे जो हम जैसे गरीब छात्र जो कि गांव से और दूर दूर जगह से इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, ना जाने कई कोस से जो मरीज आते हैं इलाज के लिए, उनके लिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस गुरुजी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम सभी छात्र यहाँ बैठे हैं आज उनके समर्थन में। और आज इस 1 दिवसीय उपवास से हम विश्वविद्यालय के VC और जो भ्रष्ट लोग हैं, हम सभी छात्र उनको एक चेतावनी के तौर पर आज ये कह रहे हैं कि अभी समय है, चीज़ों को ठीक कीजिए, वरना आने वाले समय में हम गुरुजी के समर्थन में सामूहिक उपवास और अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे। महिला स्वच्छता जागरूकता के तहत नासिरपुर क्षेत्र में महिलाओं में सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। खरौंदी वार्ड 33 के नासिरपुर दुर्गा मंदिर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत प्रोजेक्ट धब्बा पूर्वांचल एक
यात्रा ट्रस्ट की मुहिम द्वारा महिला स्वच्छता जागरूकता अभियान एवं निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की तरफ से 100 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी पैड वितरित किया गया। संस्था की फाउंडर राखी रानी ने महिलाओं और युवतियों को सैनिटरी पैड के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, शहरों में भी काफी जगह महिलाएं गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं और वे सबके सामने अपनी बीमारी बताने में झिझक महसूस करती हैं या परिवार में उपेक्षा का शिकार होती हैं। सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने की कई योजनाओं के बावजूद महिलाएं अपने प्रति लापरवाह होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है। वो बेटी, बहन, पत्नी और मां बनकर औरों के स्वास्थ्य का ध्यान तो रखती हैं, परंतु वे अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। इसी संबंध में संस्था ने आगे बढ़कर पिछड़े इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने और महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। मुख्य अतिथि करौंदी वार्ड के भाजपा पार्षद श्यामभूषण शर्मा ने प्रोग्राम में आई हुई सभी महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता अपनाने पर जोर देने को कहा और पूर्वांचल एक यात्रा ट्रस्ट मुहिम की पूरी टीम का आभार भी प्रकट किया कि ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। आज पूर्वांचल एक यात्रा ट्रस्ट की तरफ से जिसकी एक मुहिम चलती है प्रोजेक्ट धब्बा करके, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम ऐसे गांव और महिलाओं के बीच में एक स्वच्छता अभियान, जिसके अंतर्गत पीरियड्स के बारे में जानकारी, हमें कैसे क्या यूज़ करना है, कैसे साफ़ सफाई रखनी है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो वही आज हमने यहाँ करीब 100 से ऊपर महिलाएं थी जिनके साथ हमने ये कार्यक्रम किया, जिनमें कि हमने निःशुल्क पैड का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है और उसके बारे में हमने जानकारी भी दी है। तो क्या घर घर जाके जानकारी दी, किस तरह का? नहीं, आज महिलाओं को इकट्ठा किया गया था और उनको पीरियड के बारे में और हमारे घर में जो छोटी बच्चियां हैं उन्हें पीरियड के बारे में कैसे जानकारी देनी है, उन्हें कैसे बताना है, कैसे समझाना है, इसके बारे में हमने उन्हें समझाया है। पूर्वांचल एक यात्रा नाम का ट्रस्ट है। ये स्वच्छता जागरूकता महिलाओं संबंधित माहवारी के लिए ये जागरूक करता है, जिसमें उसके तहत ये लोगों को सैनिटरी पैड वगैरह का वितरण करना, गांव-गांव में और नगर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में घूम करके उनके बीच जागरूकता पैदा करना। आज हमारे वार्ड के नासिरपुर में बस्ती में ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था, मुझे भी बुलाया था मुख्य अतिथि के तौर पे। काफ़ी अच्छा लगा, इनका प्रयास बहुत सराहनीय है। महाकवि सूरदास जयंती पर भारत भारती परिषद द्वारा वार्षिक पत्रिका प्रेरणा का लोकार्पण हुआ। भारत भारती परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पराड़कर स्मृति भवन में कृष्ण भक्ति शाखा के महाकवि सूरदास जी की जयंती पर संस्था द्वारा वार्षिक पत्रिका प्रेरणा का लोकार्पण एवं संस्था का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल मंदिर के शिष्ट पीठाधीश्वर श्याम मनोहर महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि उत्पत्ति, स्थिति और लय हो जाने वाला ये जगत योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला मात्र है। लीलाधर जगत के कर्ता धर्ता है। लड्डू गोपाल की कृपा होने से दृष्टिहीन सूरदास महाकवि बन गए, जिन्हें भगवान के बाल्यावस्था से युवावस्था का महात्म का दर्शन हुआ। निश्चल भक्ति से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। विशिष्ट अतिथि मुख्य वक्ता साहित्यकार समीक्षक प्रोफेसर राम सुधार सिंह ने कहा कि जड़ चेतन का संबंध ईश्वर से है। शंकराचार्य कहते हैं ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है वो झूठ है, सत्य सिर्फ ब्रह्म है। इस कथ्य की सत्यता महाकवि सूरदास हैं, जिन्हें आचार्य वल्लभदास के संरक्षण मात्र से गिरधर श्री कृष्ण की कृपा हुई। डॉक्टर अत्रि भारद्वाज व राजीवन द्रविड़ ने प्रेरणा वार्षिक पत्रिका पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रेरणा पत्रिका के संपादक द्वय डॉक्टर अत्रि भारद्वाज एवं राजीवन द्रविड़ का प्रशस्ति पत्र देकर गोपाल मंदिर के महाराज श्री ने सम्मानित किया। अतिथियों का स्वागत दीपक अग्रवाल, संयोजन गौरव अग्रवाल, संचालन डॉक्टर जयशंकर जय ने धन्यवाद ज्ञापन दीपेश चंद्र चौधरी ने किया। इस अवसर पर गणमान्य साहित्यकार एवं पत्रकार मनीषी जैन उपस्थित रहे। आज बहुत पावन पर्व है जब हम एक पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज लोग किताबों से दूर होते चले जा रहे हैं और जो एक मशीन आ गई है हाथ में, व्हाट्सएप,
फेसबुक, गूगल गुरु हो गए ना, गुरु पीछे हो गए। भारत भारती परिषद संस्था का निर्माण ही इसलिए होता है कि संस्कार को रोपित करे समाज में, बच्चों को संस्कार दे, शिक्षा दे और सोचने की क्षमता है। सोचने की क्षमता वो भाई ने छीन ली है और किताबों से दूरी बन गई है, हाथ में माउस आ गया है। तो जो अक्षर ब्रह्म होता है वो पीछे हो गया है और हम एक आभासी दुनिया में जी रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के भारत भारती परिषद ने प्रेरणा काम शुरू किया। पहले हस्तलिखित होता था, धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था मजबूत होती गई, लोग जुड़ते गए और आज हम अपना एक कर्तव्य पूरे करके आज एक और अंक सामने आया है, जिसमें जो लेखकीय प्रतिभा है, उसके अंदर जो रस है, वो ये सोचने को मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साथ ही ठेकेदार को बल्ली से वार कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कचहरी चौराहे के पास भवन निर्माण के दौरान गुरुवार भोर में बकाया पैसे के विवाद में साथी ठेकेदार ने 35 वर्षीय इजहार अहमद के सिर पर बल्ली से वार कर मौत के घाट उतार दिया। कैंट पुलिस ने 4 घंटे के भीतर बजरडीहा के सराय सुरजन निवासी आरोपी सोहराब आलम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बल्ली भी बरामद कर ली। एडीसीपी वरुणा जोन और एसीपी कैंट ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में मामले की जानकारी दी। इजहार और सोहराब दोनों मकान निर्माण के साथ साथ ठेका लेते थे। बाबतपुर में एक निर्माण के पैसे को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। इजहार के पिता मोहम्मद कमालुद्दीन ने पुलिस को बताया कि उनके पुत्र का 50,000 रुपया सोहराब आलम पर बकाया है। साथ काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि पैसे के विवाद में दोनों में अक्सर मारपीट होती थी। रात में दोनों ने शराब पी थी। पैसे को लेकर रात 2 बजे से विवाद शुरू हुआ। भोर में करीब 4 बजे दोनों में मारपीट हो गई। इजहार के सिर पर सोहराब ने बल्ली से वार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। मजदूरों ने उसे मंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। कितना गुरुवार किया जा रहा है? आज दिनांक 16/5/2024 को थाना कैंट में यूपी 112 के द्वारा एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति इजहार अहमद इसका कबीर चौराहा हॉस्पिटल में मृत्यु हुई। ये प्रथम दृष्टया मेडिकल केस लगा, जिसमें ये मारपीट के दौरान इसको चोट लगी थी। उस समय इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और इलाज के दौरान इसको मृत्यु घोषित की गई। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी गए थे और तत्काल इसको मौका मुआयना करके निरीक्षण करके तत्काल टीम गठित कर जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किए थे और 4 घंटे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुई। इसके सफल नेतृत्व एसीपी कैंट ने किए और उनकी टीम में सब इंस्पेक्टर आयुष पांडे, सब इंस्पेक्टर पवन पाटिल, हेड कांस्टेबल बिहारिया ओझा और कांस्टेबल सचिन मिश्रा थे। और इस सराहनीय कार्य के लिए डीसीपी महोदय द्वारा 15,000 रुपये की नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार का होना जरूरी है और ये तभी संभव है जब हम सभी 100% मतदान करें। बच्चों ने यही संदेश देने के लिए शुक्रवार को रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया। ये बच्चे थे नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही के। स्कूल परिसर से शुरू हुई ये रैली विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के पश्चात वापस स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई।
इसके पूर्व इस रैली को रोहनिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने स्कूल के प्रबंधक राजेश कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय, उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल बच्चे कतारबद्ध हाथों में मतदान के प्रति जागरूकता से संबंधित तख्तियां व बैनर लेकर चल रहे थे और हर आने जाने वाले को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि 1 जून को वो खुद भी मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के लिए जागरूक करें। बच्चों के प्रयास की सभी ने सराहना की। बच्चों की इस पहल में स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सराहनीय योगदान रहा। अंत में समन्वयक AK वर्मा ने भी सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। आज अपने विद्यालय में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसका उद्देश्य यही था कि अपनी काशी में जो विकास हो रहे हैं और जनता जो अभी स्थिर बैठी हुई घरों में उनको सूचना देने के लिए बच्चों के माध्यम से कि अपने मतदान का महत्व को समझते हुए 1 जून को बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। तमाम जो है जागरूकता रैली जो निकाली जाती है, पिछली बार भी लोकसभा में देखा जाए तो 70% गया था। इस बार चौथा चरण खत्म हुआ है तो 64 से 65% अभी तक मतदान जो हुआ है, फिर भी परसेंटेज कम हो रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए, गर्मी के कारण भी थोड़ी सी प्रभावित हुआ है। जनता के बीच में बहुत उत्साह है, लेकिन अभी बच्चों के माध्यम से उसको और बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को देखकर कभी कभी हमारे मन में शिथिलता रह जाती है। उसको उत्साह बढ़ाने के लिए आज बच्चों ने अपनी रैली निकाली। उनसे निवेदन किया है कि 1 जून को आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर अपना वोट डालें। आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम इस समय वर्तमान परिवेश में बहुत आवश्यक है। कारण क्या है कि इस समय देश की जो दशा है, जो स्थिति है, उसको देखते हुए एक ऐसे मजबूत सरकार की आवश्यकता होती है जिस सरकार को चाहने वाले अधिक से अधिक लोग हों, और जब अधिक से अधिक लोग जाकर मतदान करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके चाहने वालों की सरकार बनेगी। आज वर्तमान परिवेश में मैं किसी सरकार की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रशंसा या बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सरकार देश के लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गरीब, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग घर से बाहर निकलें और प्रातःकाल धूप होने के पहले ही मतदान करें और लोगों को खुद करावें, ताकि देश और समाज का कल्याण हो सके। विधायक जी, सरकार हमेशा जो है, पिछले साल भी लोकसभा का चुनाव हुआ तो जागरूकता रैली बहुत हुई, और पिछले बार का परसेंटेज देखा जाए तो 70% वोटिंग परसेंटेज था, लेकिन अभी चौथा चरण समाप्त हुआ, 64 से 65% जो है वोटिंग परसेंटेज गया है। जनता फिर भी सोई है, इतना जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है, क्या कारण है? अब समाज में जो जागरूक लोग हैं वो प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग घर से निकलें और मतदान करें। मेरा तो अपना मानना है कि सरकार को सख्त नियम ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि प्रत्येक लोग मतदान करें। जो मतदान नहीं करेंगे उनके खिलाफ कोई न कोई अवश्य ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आगे के लिए वो खुद चेतें और समाज में खुद निकलकर आगे मतदान कराने के लिए प्रेरित करें लोगों को। सीता नवमी के उपलक्ष्य में विश्वनाथ मंदिर धाम में भजनों की प्रस्तुति हुई।
सीतानवमी के पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा कॉरिडोर प्रांगण में स्थित मंदिर चौक में प्रत्येक सनातन पर्व की भांति ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संगीत संध्या का आयोजन संपन्न हुआ। भजन संध्या की प्रस्तुति गायिका दिव्या दुबे एवं गायक दीपक तिवारी द्वारा की गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निरंतर धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, संगीत एवं कला के सनातन केंद्र एवं विद्वानों तथा कलाकारों को मंच प्रदान करने वाले संरक्षक की भूमिका के निर्वहन हेतु सक्रिय रहने को प्रतिबद्ध है। इस दौरान भजनों की प्रस्तुति से भक्त झूम उठे। अनुपम वर्मा ने प्रधानमंत्री के समर्थन में उनके 10 वर्षों के कार्यकाल पर गीत बनाया। प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव आदित्य वर्मा ने अपनी धर्मपत्नी अनुपम वर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत का लोकार्पण मीडिया के बीच में किया। इस गीत के माध्यम से अनुपम वर्मा ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जनता के बीच में अपना विचार खूबसूरत तरीके से पेश किया है। अपने संबोधन में आदित्य वर्मा ने कहा कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल की धड़कन लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तिथि में हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में मोदी जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में अपने कुशल दायित्वों का निर्वहन करते हुए हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने की राह पर निकल पड़े हैं, उन्होंने अपनी कार्यशैली से देशवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। आज मोदी जी जो मेरे देश की धड़कन है, मोदी जी 140 करोड़ जनता की, भारतवासियों के देश की धड़कन है मोदी जी। उनके बारे में हम लोग अब कुछ कहना चाहते हैं, जिसको मैंने अपने गाने में पिरोया है। और मैं बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या मोदी जी की सारी खूबियां इस गाने में, मैं गा के सुनाऊं। जब से मोदी आए हैं देश मेरा खुशहाल हुआ, मान सम्मान अभिमान बढ़ा, एक नया आगाज हुआ। शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता महाराष्ट्र से वाराणसी आ रहे हैं, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। शिवसेना जिला प्रमुख वाराणसी अजय सिंह अज्जू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगामी 22 मई को शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीडी सिंह महाराष्ट्र से वाराणसी आ रहे हैं, जिनका सम्मान हम सभी शिव सैनिक वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका अंगवस्त्रम और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करेंगे। इसके बाद हम लोग वाराणसी के संकटमोचन मंदिर में राष्ट्रीय प्रवक्ता को लेकर जाएंगे, संकटमोचन बाबा का आशीर्वाद दिलाएंगे। इसके उपरांत वहीं पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया से रूबरू होंगे और अपनी बातों को रखेंगे। इसके बाद शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बीडी सिंह जी आ रहे हैं, बम्बई से चल करके वाराणसी एयरपोर्ट पे आएंगे, जो कि हम लोग वहाँ पे उनका स्वागत और माल्यार्पण कर का बनारस काशी में लेकर के आएंगे। और को आएंगे और एयरपोर्ट से फिर कहाँ उनका जाने का प्रोग्राम रहेगा? एयरपोर्ट से 22 तारीख को आ रहे हैं मॉर्निंग में, और वहाँ से चल करके संकट मोचन आएंगे, संकट मोचन दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद में मीडिया से मुखबिर करेंगे और फिर वहाँ से निकल करके जौनपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जौनपुर में चुनाव प्रचार 25 तारीख को है। उसके उपलक्ष्य में वहाँ के जो सांसद जी हैं उनका सपोर्ट करने के लिए वहाँ से चल करके आ रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। व्यापारी का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
विकास भवन से दिव्यांगजनों ने जोश के साथ मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर के आमरण अनशन का छात्रों ने किया समर्थन, रखा सामूहिक उपवास। और महिला स्वच्छता जागरूकता के तहत नासिरपुर क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों में सैनिटरी पैड का हुआ वितरण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।